Hello everyone, Namaskar. Welcome to Supergrades Cat by Top Rankers. So today we'll be discussing one of the important topic which comes in CAT, that is logical reasoning syllogisms. We'll be discussing syllogisms, or we call them as deductions. We call them as deductions. So let's proceed with the basic understanding of the topic, that it is a part of set theory. And what is a set? Set is a collection of well defined elements. तो जब तक हमें डेफिनेशन क्लियर नहीं है, तब तक हम किसी भी सेट को डिफाइन नहीं कर सकते, या किसी भी सेट को ड्रॉ नहीं कर सकते, या उसके एलिमेंट्स इकट्ठे नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इस टॉपिक को डिडक्शन भी बोलते हैं बिकॉज वी ट्राई टू रिलेट टू डिफरेंट सिचुएशंस और टू डिफरेंट प्रोमाइसेस, जहां से हम एक नया कंक्लूजन या नई प्रोमाइस बनाने की कोशिश करते हैं, नया रिलेशनशिप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको डिडक्शंस भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू शुड नो इज व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स नथिंग इन कॉमन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स नथिंग इन कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे शायर बोलते हैं मैं तो मरते मरते जी रहा हूं, तो ऐसा नहीं होता वो जी रहे हैं, मरे नहीं अभी तक। या कुछ लोग दुखी होते हैं, बोलते हैं मैं जीते जी, अरे भाई तुम मरे नहीं हो अभी, जिंदा हो, जीते जीते मर गया हो। क्योंकि आर या पार वाली सिचुएशन होती है, ऐसे मरने और जीने में कोई कॉमन स्टेज नहीं होती कि मैं मरा हुआ भी हूं और जिंदा भी हूं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि दीज आर टू डिफरेंट यूनिट्स, टू डिसजॉइंट सेट्स, दो अलग अलग दुनिया के सेट्स जो होते हैं जिनमें कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते, उनको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब जिन दो चीजों को मिला के मेरा सैंपल पूरा खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। मतलब क्लास में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, अगर मैं बॉयज में गर्ल्स ऐड कर दूं तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास पता चल जाएगी। तो नंबर ऑफ बॉयज का एक सेट है, नंबर ऑफ गर्ल्स का एक सेट है, उन दोनों को ऐड कर दूं तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है दोनों सेट्स। मतलब जितने बॉयज हैं उसको टोटल में से अगर बॉयज को सब्ट्रैक्ट करूं तो ऑटोमेटिकली मुझे गर्ल्स मिल जाता है, और टोटल में से अगर गर्ल्स सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे बॉयज मिल जाता है। मतलब ये दोनों मिलके पूरे सैंपल को कवर कर लेंगे, पूरे सैंपल को कवर कर लेंगे। दैट मीन्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। क्लियर है? कोई भी दिक्कत इस बात में? ठीक है, जैसे मैं बोलूं कुछ लोग लाइव हैं और कुछ लोग डेड हैं, इन दोनों को मिला के मैं बता सकता हूं कि कितने लोग एक्सीडेंट का शिकार हुए। जो लोग डेड नहीं है वो ऑब्वियसली लाइव होंगे, क्यूरेबल होंगे, और जो डेड हो गए वो डेड है ना। जो लाइव है वो डेड नहीं है, जो डेड है वो लाइव नहीं है, ऐसे सोच सकते हैं। या फिर जो लाइव है वो डेड नहीं है, और इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा सैंपल। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, कुछ लोग लिटरेट, कुछ लोग इलिटरेट हैं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? सैंपल एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐड करने पे सैंपल क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? किसी को भी कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज मीस प्रिंसिपल और MECE प्रिंसिपल, विच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं। इस चीज की जरूरत तुम्हें ज्यादातर when you reach into IIM, you whenever you deal with subjects like marketing, finance, planning, plotting, जब भी हम इस टाइप की प्लानिंग वगैरह की बात करते हैं तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा काम में आता है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा काम में आता है, और ये प्रिंसिपल सबसे ज्यादा यूज होता है जब भी हमें रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं, टीम बनानी होती है, प्रोजेक्ट्स एलोकेट करने होते हैं, एफिशिएंसी काउंट करनी होती है, तो ये सबसे ज्यादा काम में आता है कि एग्जॉस्ट हो रहा है सैंपल, मतलब सारे रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे हैं। दूसरी चीज, एक्सक्लूसिव, ऐसा तो नहीं कि एक PC है उसी पे चार लोग बैठ के काम करेंगे, तो एक्सक्लूसिव भी होना चाहिए। तो रिसोर्सेज का एलोकेशन एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सोचते वक्त हम अप्लाई करते हैं अपना मीस प्रिंसिपल। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि नॉट ओनली इन कैट बट बियॉन्ड कैट ऑल्सो दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल। दूसरी चीज, इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता सर कैट में,
मोस्ट ऑफ द पीपल विल कम एंड से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता सर कैट में। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट इनडायरेक्टली इसके बहुत एप्लीकेशन हैं। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो हमें लॉजिकल रीजनिंग में बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आती चीजें जब भी कुछ भी डिस्क्राइब किया होता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है कैट एग्जाम में वेन डायग्राम टॉपिक बार बार आया है और मतलब अभी रिसेंटली भी बहुत बार आ चुका है। तो उसकी वजह उसका एप्लीकेशन जो है उसको समझने के लिए हमें सिलॉक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कभी कभी इसके डायग्राम बन सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोमाइस। प्रोमाइस मतलब वो जगह जहां पे दो सेट इंटरेक्ट कर रहे होंगे एट अ टाइम। दो सेट किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रोमाइसेस। That is known as premises. And today's topic of syllogism is concerned about or specifically focused on diagram approach. हम सिर्फ डायग्राम बना के syllogism कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो सीखेंगे आज। ठीक है, देर आर टू मेथड्स टू सॉल्व syllogism, tick cross and diagram। तो हम अभी कौन सी सीखने वाले हैं, डायग्राम अप्रोच सीखने वाले हैं। इफ यू वांट टू वॉच tick cross method, so for that also we have a session, you can watch that separately। both are equally good, equally independent, कोई दोनों मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है अपने एग्जाम में। ठीक है, ओमेट्स की अगर बात करूं, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंसेस की बात करूं, तो टिक क्रॉस ज्यादा एप्लीकेबल हो जाता है। पर कैट की बात करूं तो डायग्राम अप्रोच हमें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कभी भी हमें डायग्राम बनाना पड़ सकता है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हम वेन डायग्राम के डायग्राम बहुत सोच समझ के और बहुत ही अच्छे से ये एक्सक्लूसिविटी और एग्जॉस्टिविटी मेंटेन करते हुए बना पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायग्राम्स विल बी देयर, how many possible statements will be there first of all, and how many possible diagrams will be there। So possible diagrams के लिए पहले premises देख लेते हैं। आपके पास ये चार premises ही होंगे, some A R B, all A R B, some A R not B and no A R B। और इसमें डायग्राम कौन कौन से बनेंगे, जब मैं सम ए और बी की बात करता हूं तो ये डायग्राम बनेगा ए और बी। ये भी डायग्राम हो सकता है, दिस इज ए, दिस इज बी। ये भी डायग्राम हो सकता है, दिस इज बी, सॉरी, एंड दिस इज ए। और ये भी डायग्राम हो सकता है, दिस इज ए विच इज इक्वल टू बी। ये चारों ही डायग्राम ट्रू हैं, हमें ये ध्यान रखना है। बच्चे क्या सोचते हैं कि सर सिर्फ पहला और दूसरा ही बनेगा, सॉरी पहला और तीसरा ही बनेगा, सम ए आर बी। ए के कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर है, तो इसमें सर कुछ एलिमेंट्स है और इसमें कुछ एलिमेंट्स है। इसमें तो सर ऑल आ रहा है, अरे भले ही ऑल आ रहा है, लेट अस अंडरस्टैंड वन बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या है वो कॉन्सेप्ट, कि यार अगर मुझे क्या कहते हैं, ऐसा बोला जाए कि क्लास में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो क्या ये कंपलसरी कि कुछ इंटेलिजेंट नहीं होंगे। जब तक ये मैंने बोला कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है तो ठीक है, बट अगर मैंने जब तक ये बोला कि कुछ तो इंटेलिजेंट है, थोड़े बच्चे इंटेलिजेंट है इस क्लास में, तो इसका मतलब ये है कि बाकी सब नहीं हो सकते, नहीं ऐसा नहीं। जब भी बोला जाए सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो मैंने 5 स्टूडेंट्स चेक किए, क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और उसमें से मैंने सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को चेक किया और मैंने बोला कि ये पांचों तो इंटेलिजेंट है, तो मैंने स्टेटमेंट दे दिया एक जनरल कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, बट बाकी 45 इंटेलिजेंट नहीं है। ये जस्टिफाई हो रहा है क्या इससे, नहीं हो रहा। तो उन 45 के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, हमें नहीं पता। पर हो सकता है ना कि सबके सब भी इंटेलिजेंट हो, तब भी मेरी बात तो गलत नहीं होगी, मेरी बात तो तब भी सही होगी। क्या, कि कुछ तो इंटेलिजेंट है, सर ने क्या बोला था, कुछ इंटेलिजेंट है और वो इंटेलिजेंट है। गॉट इट और नॉट, क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। जब मैं बोलता हूं ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे, तो दिस इज बी, दिस इज ए, ऑल ए आर बी। दूसरा डायग्राम कौन सा बन सकता है, दिस इज ए विच इज इक्वलेंट टू बी। ए और बी ओवरलैप हो जाए, दोनों का एक ही डायग्राम बने, एक ही सेट बने, इक्वलेंट सेट हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी, तो क्या डायग्राम बन सकता है, दिस इज ए, दिस इज बी। और किसकी बात करें, सम ए आर नॉट बी, तो ये पक्का होना चाहिए ये वाला रीजन। अगर ये रीजन पक्का होना चाहिए तो ये तो इसमें भी है, दिस इज ए, दिस इज बी,
सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, सम ए आर नॉट बी को। और क्या डायग्राम हो सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये वाला रीजन बी के अंदर नहीं है, तो क्या मेरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या मेरी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। ये वही वाली बात हो गई, मैंने 5 स्टूडेंट्स को चेक किया और वो पांचों के पांचों इंटेलिजेंट नहीं निकले, तो मेरी बात क्या हो जाएगी कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट इन दिस क्लास। पर इसका मतलब ये है क्या कि 45 में से कोई, बाकी बच्चे सब इंटेलिजेंट होंगे या कुछ तो इंटेलिजेंट होंगे? नहीं, पता चला पूरे 45 स्टूडेंट्स भी इंटेलिजेंट नहीं है, पूरी की पूरी क्लास इंटेलिजेंट नहीं। गॉट इट और नॉट? ठीक है। सम फूड्स आर नॉट हेल्दी, तो इसको और चेंज कर लेते हैं कि सम फूड्स दैट आर बीइंग सर्व्ड आर नॉट हेल्दी। तो मैंने दो फूड खाए, वन इज पिज्जा, सेकंड इज बर्गर, और मैंने बोला दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, आई विल नॉट कंज्यूम इट। ठीक है। पता चला वहां पे तो सारी चीजें वही थी, सारे बेक्ड आइटम्स थे, बेकरी आइटम्स थे, तो ऑल ऑफ देम आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने तो दो ही ट्राई किए थे और दोनों मुझे अनहेल्दी लगे, तो मैंने बोल दिया सम आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट थोड़ी देर बाद पता चला कि एवरीथिंग वाज बेक्ड, राइट, टोस्ट एंड एवरीथिंग वैसी चीजें थी जो कि हेल्दी नहीं थी सपोज, तो क्या हो जाएगा, दैट ऑल फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। पर मेरा स्टेटमेंट तब भी ट्रू रहेगा कि सम आर स्टिल नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ये भी अपना सही है। लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट, नो ए आर बी, इसका एक ही पॉसिबल डायग्राम है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। नो ए आर बी मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं, जब मैंने बोला सम ए आर बी, जब मैंने आपसे बोला सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो रीजन्स मार्क कर लेता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ। और जैसे ही मैंने बोला सम ए आर बी, मतलब मैंने गारंटी ली है कि ओ डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, या मैं बोल सकता हूं कि ओ जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ओ जो है वो जीरो नहीं हो सकता, मतलब ओ में डेफिनेटली रीजन, ओ रीजन में डेफिनेटली एलिमेंट्स लाए करेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत? किसकी बात की अपन ने, ओ रीजन की बात की है कि ओ रीजन में डेफिनेटली एलिमेंट्स लाए कर रहे होंगे, ओ रीजन में डेफिनेटली एलिमेंट्स लाए कर रहे होंगे। यहां पे रीजन देखते हैं, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, ओनली ए। बी का मतलब क्या है, ओनली बी। और ओ का मतलब क्या है, बोथ ए एंड बी। बी का मतलब क्या है, बोथ ए एंड बी, सॉरी ओ का मतलब क्या है, बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमने ओ की गारंटी ली है, तो यहाँ पे देखते हैं ये ओ है, क्योंकि ये बोथ ए एंड बी का रीजन है। यहाँ पे देखते हैं ये ओ है, बोथ ए एंड बी का रीजन है। यहाँ पे देखते हैं ये ओ है, बोथ ए एंड बी का रीजन है। चारों डायग्राम में ओ इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें भी ओ एग्जिस्ट करता है, 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 चारों में सेटिस्फाई करता है, इसलिए चारों डायग्राम क्या है मेरे, ट्रू है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी मतलब स्मॉल ए क्या होना चाहिए, जीरो। इस डायग्राम को देखो, इसी में मैक्सिमम रीजन है। ऑल ए आर बी मतलब ये रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ओ एग्जिस्ट कर रहा है, बी एग्जिस्ट कर रहा है, ए क्या है, जीरो, ये भी ट्रू डायग्राम है। यहाँ पे ओ एग्जिस्ट कर रहा है, ए जीरो है, बी भी जीरो हो गया साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं, ए जीरो बी जीरो दोनों ही जीरो हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अपना ए जीरो होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ए जीरो होना चाहिए, और ए आपका जीरो है, ए आपका जीरो है। नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी मतलब मैंने गारंटी ली है कि स्मॉल ए कभी जीरो नहीं हो सकता। सम ए आर नॉट बी मतलब ये वाला रीजन पक्का एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें ए है, हाँ है, ए है, क्या इसमें ए रीजन है, क्या इसमें ए रीजन है, इसमें ओ जीरो हो रहा है, तो ओ की तो बात ही नहीं की डेफिनेशन में, जिसकी बात नहीं की उसके बारे में कमेंट कैसे कर सकता हूं मैं? मैंने तो सिर्फ ये बोला स्मॉल ए एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो सारे डायग्राम बनाऊंगा जिसमें स्मॉल ए एग्जिस्ट करता होगा। क्लियर है? कोई भी दिक्कत किसी को भी, जरा सी भी, है ना, दिक्कत हो रही है, पॉज द वीडियो,
रिव्यू इट, वापस से देखो, ठीक है, आराम से एक एक चीज समझो कि हम कैसे उसको डेफिनेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे उसको रीजन्स पे अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, नो ए आर बी, मतलब यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी है कि ओ शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ओ शुड बी इक्वल टू जीरो का तो एक ही डायग्राम पॉसिबल है कि दोनों सेट्स क्या बन जाए, डिसजॉइंट सेट्स बन जाए। देन ओनली ए विल ओ विल बी इक्वल टू जीरो। गॉट इट और नॉट, किसी को भी कोई समस्या? ठीक है, तो ये अपने पॉसिबल डायग्राम्स हैं हर एक प्रमाइस के, इंडिविजुअल प्रमाइस के। ये सारे के सारे सम के डायग्राम है, ये सारे ऑल के हैं, ये सारे सम नॉट के हैं, और ये सारे नो के। ठीक है, डन विद दिस पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, अंडरस्टैंडिंग ईदर और। तो ईदर और समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ डायग्राम कितनी हो सकती है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। एक पॉसिबल डायग्राम तो ये, आई एम नॉट गोइंग बाय स्टेटमेंट और प्रोमाइस, आई एम गोइंग बाय डायग्राम अप्रोच, कि डायग्राम कितने बन सकते हैं। तो ये फर्स्ट डायग्राम कह देंगे इसको, ये दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज ए, तो इसको सेकेंड डायग्राम कह देंगे। और क्या हो सकता है, दोनों पार्शियली ओवरलैप करें, ए पूरा अंदर चला जाए, ए पूरा अंदर चला जाए, या बी पूरा अंदर चला जाए, बी अंदर है, ए बाहर है, ये एक पॉसिबल डायग्राम है। तीसरा क्या है, दोनों ओवरलैप कर जाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, मतलब ए और बी दोनों बराबर है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, और दोनों डिसजॉइंट हो जाए, ए अलग हो जाए और बी अलग हो जाए, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। यही पांच पॉसिबिलिटी है दो सर्कल्स को ड्रॉ करने की, या दो सेट्स को ड्रॉ करने की। क्या क्या, पार्शियली ओवरलैप हो, ए कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो बी के अंदर, या बी कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो ए के अंदर, या फिर दोनों कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो एक दूसरे के ऊपर, कंप्लीटली सुपर इम्पोज, ठीक है, या फिर दोनों अलग अलग। ये पॉसिबल पांच डायग्राम। अब मैं सिंपल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं ऑल की, ऑल ए आर बी, तो कौन कौन से डायग्राम बनेंगे ऑल ए आर बी? ऑल ए आर बी में सेकेंड डायग्राम बनेगा, और कौन सा बनेगा, ऑल ए आर बी सेकेंड डायग्राम बनेगा, और आपका दिस इज योर थर्ड डायग्राम, दिस इज योर फोर्थ डायग्राम, एंड दिस इज योर फिफ्थ डायग्राम। ऑल ए आर बी में सेकेंड डायग्राम बनेगा और फोर्थ डायग्राम बनेगा। क्लियर है, यही दो पॉसिबल डायग्राम्स हैं। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बोलूं सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी में कौन कौन से डायग्राम बनेंगे? तो सम ए आर नॉट बी में फर्स्ट डायग्राम बनेगा, सम ए आर नॉट बी में थर्ड डायग्राम बनेगा, सम ए आर नॉट बी में फिफ्थ डायग्राम बनेगा। यही तीन पॉसिबल डायग्राम्स हैं, बोलो। और अगर मैं इन दोनों सेट्स को ऐड कर दूं, इन दोनों सेट्स को मिला दूं, तो मेरे एग्जॉस्ट हो जाएगा। या तो डायग्राम वन बनेगा, या डायग्राम टू बनेगा, या थ्री बनेगा, या फोर, या फाइव। पांचों डायग्राम कवर हो गए, तो ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं मेरे, एग्जॉस्टिव बन रहे हैं। ये दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, पूरे सैंपल को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपको ऑप्शन, आपको लगे कि नो कंक्लूजन है, आपको क्या लगे कि नो कंक्लूजन है, और पहला ऑप्शन आपको ये दे रखा है और दूसरा ऑप्शन आपको ये दे रखा है, पहला ऑप्शन ये दे रखा है और दूसरा ऑप्शन ये दे रखा है, ये ए, तो हम क्या टिक कर देंगे, ईदर ए और, ईदर ए और बी, हम ये टिक कर देंगे बहुत खुशी खुशी। क्योंकि या तो ए के एलिमेंट्स होंगे, अगर ए के डायग्राम्स नहीं हुए तो किसके डायग्राम होंगे, वन थ्री फाइव में से कोई एक बनेगा, कोई तो डायग्राम बनेगा ना। या तो वो डायग्राम नीचे वाले सेट में से होगा या ऊपर वाले सेट में से होगा, पांचों में से ही कोई एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। तो हम क्या टिक कर देंगे, ईदर ए और बी। तो ऑल के साथ ईदर और टिक करने के लिए क्या होना चाहिए, सम नॉट होना चाहिए। दूसरी चीज, पहला वाला पार्ट सेम होना चाहिए, ए ए, दूसरा पार्ट भी सेम होना चाहिए, बी और बी। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब मैं आपसे बात करता हूं, मान लो ऑप्शन सी दे रखा है, सम ए आर बी, और ऑप्शन डी दे रखा है, नो ए आर, सम ए आर बी, तो कौन सा डायग्राम बनेगा, वन टू थ्री
ये चारों डायग्राम बन सकते हैं सम में। और नो ए आर बी का सिर्फ एक ही डायग्राम है फिफ्थ। नो ए आर बी का सिर्फ एक ही डायग्राम है फिफ्थ। तो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 1 2 3 4 और 5, तो सैंपल स्पेस एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरे पांचों डायग्राम की पॉसिबिलिटी आ जाएगी अपने पास। तो ये दोनों भी किससे रिलेट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एग्जॉस्ट करते हैं, एग्जॉस्टिव है आपस में, तो ये भी मैं टिक कर सकता हूं, ईदर सी और डी, ईदर सी और डी। क्लियर है, समझ में आई बात, ईदर सी और डी। लेकिन यहाँ पे ये ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, यहाँ पे ऑर्डर लिख लो, यहाँ पे ऑर्डर मैटर्स, है ना। जैसे अगर ए पहले है फिर बी, या फिर बी पहले है तो बाद में ए, दोनों में सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे मैटर नहीं करता, पहला वाला सम ए आर बी लिखा है और दूसरा वाला नो ए आर बी लिखा है, चाहे नो बी आर ए लिखा है, कुछ भी लिखा हो तो भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, ईदर और। क्लियर है, समझ में आई बात। तो ये भी हम एक चीज सोच सकते हैं कि जब जब हमें लगेगा कि आंसर नो कंक्लूजन है या फिर आंसर सम नॉट है, तब तब हम उनको इधर और से भी रिलेट कर सकते हैं। इससे रिलेट कर सकते हैं, इधर ए और बी से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे, पहला ऑप्शन ऑल और दूसरा ऑप्शन सम नॉट होना चाहिए, मतलब हमें दिख रहा है कि ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, पर इन दोनों को अगर रिलेट करें तो आंसर बन जाएगा। और आंसर क्या बनेगा, इधर फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। सिमिलरली ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, पर इन दोनों को अगर रिलेट करूं तो आंसर बन जाएगा, इधर फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। गॉट इट और नॉट, समझ में आई बात, क्लियर है। तो सम के साथ अब सीधा सा याद रखना है कि इधर और के लिए मुझे सम नॉट के साथ क्या चाहिए, सम नॉट के साथ चाहिए ऑल, और मुझे नो के साथ क्या चाहिए, सम। यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डिड नॉट मैटर, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये याद रखना है। ठीक है, समझ में आई बात। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब हमने ये सीख लिया कि डायग्राम कैसे बनेंगे, हमें ये पता है कि भाई ईदर और कैसे अप्लाई होगा। हम चेक करते हैं कि डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे। सम डूज आर डोंट्स, तो कौन सा डायग्राम बनाएंगे, पहले पॉसिबल एक ही डायग्राम बनाते हैं, दिस इज डूज, सारे नहीं बना के बैठने, और डोंट्स। अब इसमें सर डायग्राम में एक ही बनाना है, कौन सा वाला बनाना है ये कैसे पता चलेगा, आपने तो बोला था चार है, तो वो भी बता दो। हमें ऐसा डायग्राम बनाना होता है जो हमारे कंक्लूजन को, या मैं बोलूं चैलेंज कर दे, क्या कर दे, हमारे कंक्लूजन को चैलेंज कर दे, मतलब किसी भी चीज को गलत प्रूव कर दे, ऐसा डायग्राम बनाना होता है हमें, वो वाला बनाना होता है जिससे हमारे गिवन कंक्लूजन्स क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। इनको क्या प्रूव करना है, कॉन्ट्राडिक्ट या चैलेंज करने का पर्पस क्या है, इनको फॉल्स प्रूव करना है। किसी भी एक डायग्राम में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसका मतलब कंक्लूजन तो नहीं हो सकते। कंक्लूजन का मतलब क्या है, सर्दी गर्मी बरसात हर समय ट्रू होना चाहिए, इट हैज टू बी ट्रू ऑलवेज। सन राइजेस इन द ईस्ट, डेफिनेट है, कंक्लूजन है। अगर मान लो मैं बोल दूं ना कि सिर्फ 364 दिन ईस्ट से आता है और एक दिन वेस्ट से आता है, और मैं बोलूं बताओ आज क्या हुआ सुबह, तो तुम बोलोगे यार पता नहीं, आज ही तो वो दिन नहीं था जिस दिन वेस्ट से आता है। गेटिंग इट और नॉट, समझ गए बात, क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इसलिए कंक्लूजन नहीं हो पाएगा। कंक्लूजन होने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा ट्रू होना चाहिए, चाहे कोई सा भी डायग्राम हो, हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम हमेशा कौन सा डायग्राम बनाते हैं, जब भी हम डायग्राम अप्रोच फॉलो करते हैं, whenever we are following a diagram approach, we try to draw contradictory or challenging diagrams, try to draw contradictory or challenging diagrams। so some do's are don'ts ये हमने बना लिया। next, all don'ts are nails, तो nails obviously उसके ऊपर बनेगा, nails के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, नेल्स उसके ऊपर बनेगा,
पर नेल्स के लिए, नेल्स अब ऐसे भी बन सकता है, नेल्स ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि ऑल डोंट्स आर नेल्स ऐसे बन सकता है। अब मेरा दोनों में कॉमन क्या था, डोंट्स था। मुझे रिलेट किसको करना है, डूज को नेल से। तो डूज को नेल से रिलेट करना है, तो उसके लिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑल नेल्स बीइंग डूज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल नेल्स बीइंग डूज इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबिलिटी है, चेक करेंगे। तो जब भी अपन बात करते हैं पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाता है, तो पॉसिबिलिटी के लिए कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। पॉसिबिलिटी मतलब इट इज आस्किंग इज दैट द केस, वन ऑफ द केसेस, उनमें से कोई एक है क्या ये। हम बोलेंगे हाँ यार बना के देख लेते हैं, होगा तो तुम्हारा बात सही है, पॉसिबल तो है, बट ऑलवेज ट्रू है ये नहीं बोल सकते। तो ऑलवेज ट्रू के लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, याद रखना। ऑलवेज ट्रू कंक्लूजन को क्या करते हैं, जो भी स्टेटमेंट कंक्लूजन दिए होते हैं उनको क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं। और पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं, अब कैसे पता चलेगा पॉसिबिलिटी है, वो वर्ड यूज करेंगे कैन, मे, या पॉसिबिलिटी यूज कर लेंगे, कुड। तो इन सबको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं डायग्राम में। तो पॉसिबिलिटी के लिए मैं बाद में ड्रॉ करूंगा, पर पहले मैं इसको चैलेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट है। इससे क्या बोला, सम डूज आर नॉट नेल्स, सम डूज आर नॉट नेल्स। पर मेरा ये एक डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है, दूसरा डायग्राम इस बात को फॉल्स कर रहा है। सम डूज आर नॉट नेल्स, ठीक है, सम डूज आर नॉट नेल्स, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये तो कंक्लूजन नहीं हो सकता। हमने चैलेंज कर दिया ना, हमारे पास दो डायग्राम बने थे, हम कौन सा वाला इससे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इस बात को, सेकंड से। अब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ऑल नेल्स बीइंग डूज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल नेल्स बीइंग सम डूज आर नॉट डोंट्स, सम डूज आर नॉट डोंट्स। तो ये वाला डायग्राम बना के देख लेते हैं, यहां से बनाना शुरू करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ऑल नेल्स बीइंग डूज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल नेल्स बीइंग डूज इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपके हो गए डूज, ऑल नेल्स ये आपके हो गए नेल्स, ऑल डूज, ऑल नेल्स बीइंग डूज इज अ पॉसिबिलिटी अपन ने सेटिस्फाई कर दिया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये इसमें बन सकता है। सम डूज आर नॉट डोंट्स, ठीक है, ऑल डोंट्स आर नेल्स, ऑल डोंट्स आर नेल्स, तो डोंट्स यहां बनाऊंगा मैं, ऑल डोंट्स, these are your don'ts are nails, and some do's are not don'ts। हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि ये जो बाहर वाला रीजन बच रहा है ये वो नॉट डोंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों प्रमाइस अपनी सेटिस्फाई हो गई पॉसिबिलिटी में, दोनों प्रमाइस सेटिस्फाई हो गई, तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, टू फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि वो कंक्लूजन था, उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी वाला वर्ड नहीं था, इसलिए मैंने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया और वो हो गया कॉन्ट्राडिक्ट। कभी कभी ऐसा होगा कि वो सेटिस्फाई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा, नहीं होगा तो वो अपना कंक्लूजन रहेगा। क्लियर है, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो क्या करना है, पॉसिबिलिटी में सेटिस्फैक्टरी डायग्राम बनाना है, कंक्लूजन को कॉन्ट्राडिक्ट करना, दोनों चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल गई। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक, दो, तीन स्टेटमेंट्स हैं, तो हम तीनों बनाने नहीं लग जाएंगे, हम सीधे कंक्लूजन पढ़ेंगे। ऑल स्पैरोज आर एंड्स, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, तो स्पैरो और एंड्स, ऑल एंड्स आर पैरट्स, ये आपके एंड्स हैं, ये आपके पैरट्स हैं, ऑल एंड्स आर पैरट्स, ऑल पैरट्स आर स्पैरोज, ऑल पैरट्स आर स्पैरोज, दीज आर योर स्पैरोज। अब इस स्टेटमेंट को देखो, ऑल स्पैरोज आर एंड्स, ये डायग्राम ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस चीज को, और क्योंकि ये कंक्लूजन है तो हमें उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है डायग्राम को, ये अगर इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट, ऑल पैरट्स आर बर्ड्स, ऑल पैरट्स आर बर्ड्स, मतलब ये दो स्टेटमेंट लेने होंगे,
तो ऑल पैरट्स आर स्पैरोज, ये पैरट्स है, ये आपकी बर्ड्स, सॉरी स्पैरोज है। ऑल पैरट्स आर स्पैरोज, ऑल स्पैरोज आर बर्ड्स, ऑल स्पैरोज आर बर्ड्स, ये आपकी बर्ड्स है। ये क्या बोला है, ऑल पैरट्स आर बर्ड्स, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। और मैं अगर वर्स्ट पॉसिबल केस बनाऊं, क्या बना सकता हूं, पैरट्स उसी के ऊपर स्पैरोज, उसी के ऊपर बर्ड्स, तो भी ऑल पैरट्स आर बर्ड्स तो सेटिस्फाई होगा। मैं इस बात को कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता, तो सेकंड वाला फॉलो हो रहा है। तो द आंसर इज ओनली टू फॉलोज, क्योंकि कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं है जो मेरे सेकंड स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर पाए। तो इसको तो मैंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इस डायग्राम से, लेकिन इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं। अब ऐसा अगर यहाँ पे लिखा होता ऑल स्पैरोज बीइंग एंट्स इज अ पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी बोला होता तो मैं कौन सा डायग्राम बनाता, ये वाला। इसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बना के और सेटिस्फाई कर देता, सेटिस्फैक्टरी डायग्राम बनाता। अगर पॉसिबिलिटी होता, क्या होता, पॉसिबिलिटी। लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या बनाऊंगा मैं, कॉन्ट्राडिक्टरी डायग्राम। तो इसको शफल नहीं किया, पर इसको शफल करके सारे पॉसिबल डायग्राम्स देख लिए, कोई सा भी डायग्राम ऐसा नहीं है जो इस बात को चैलेंज कर पाए। इसलिए ये क्या है, कंक्लूजन है। सेकेंड वन इज अ कंक्लूजन, बट फर्स्ट वन इज नॉट। गॉट इट और नॉट, क्लियर है, कोई भी दिक्कत। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू, जब भी वर्ड यूज हो ओनली अ फ्यू टेस्ट आर एग्जाम, तो फ्यू टेस्ट आर एग्जाम मतलब सम, बट ओनली अ फ्यू बोल दिया तो डेफिनेटली यही वाला डायग्राम बनेगा, इसको याद रखना। जब भी बोल दिया ओनली अ फ्यू, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा। ओनली लगा दिया ना अ फ्यू के आगे, अ फ्यू टेस्ट आर एग्जाम अपन सम वाला केस लेते, चार पॉसिबल डायग्राम बनते। लेकिन ओनली अ फ्यू बोल दिया तो सिर्फ ये या फिर ये वाला डायग्राम बनेगा, कि आपकी ये टेस्ट है और ये एग्जाम्स है। या तो ये बनेगा या ये बनेगा, जो आप सम में सोचते थे ना वो दोनों डायग्राम किस में बनते हैं, ओनली अ फ्यू में बनते हैं। बाकी अगर सम होगा, अगर मैं यहाँ से ओनली हटा दूं तो चारों डायग्राम पॉसिबल। तो ओनली अ फ्यू टेस्टर एग्जाम, अगेन आपके पास तीन प्रोमाइसेस है, तो तीन को डील करने से बेहतर है कंक्लूजन पे जाते हैं। ऑल टेस्ट बीइंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टेस्ट बीइंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टेस्ट बीइंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये टेस्ट है, ऑल टेस्ट, और ये एग्जाम है, ऑल टेस्ट बीइंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी, नो, ये नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऑल टेस्ट बीइंग एग्जाम मतलब मैं ये वाला डायग्राम नहीं बना सकता, ऑल टेस्ट बीइंग एग्जाम नहीं बना सकता, क्योंकि या तो एग्जाम मेरा बाहर बनेगा और टेस्ट मेरा इधर बनेगा। ओनली अ फ्यू टेस्ट आर एग्जाम, बस कुछ रीजन ही कॉमन होना चाहिए, या फिर टेस्ट का ये वाला रीजन बनेगा। पर ऑल टेस्ट बीइंग एग्जाम इज अ पॉसिबिलिटी, ये डायग्राम में ये वाला डायग्राम कभी नहीं बना सकता। मैं चाहता हूं कि ये बन जाए, पर ये नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे ये रीजन चाहिए, ये रीजन चाहिए, ए चाहिए। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो ये डायग्राम नहीं बन पाएगा। ये नहीं बन पाएगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, लोगों को ऐसा लगने लगता है कि पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही सेटिस्फाई होगी, तो कभी कभी वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ये डायग्राम मैं नहीं ड्रॉ कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रॉ कर लूँ, बट मैं नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे अ फ्यू दिया होता तो मैं कर लेता, लेकिन ओनली अ फ्यू लिख दिया इसलिए नहीं कर सकता। नेक्स्ट, नो इंटरव्यू इज अ टेस्ट। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कहीं भी नो यूज हुआ है, बिना डायग्राम ड्रॉ करते करते हैं। यहाँ पे नो यूज हुआ है, यहाँ पे नो यूज हुआ है, कहीं भी नो यूज नहीं हुआ, तो आंसर में एकदम से नो कैसे आ गया। ठीक है, नेचर से भी कर सकते हैं भाई, सेंटेंस ही नेगेटिव नहीं है कोई भी ऊपर, तो आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखना। पॉजिटिव अगर सेंटेंसेस है तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। गॉट इट और नॉट, क्लियर है। तो ना तो ये हो सकता है, इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। इस बात को तो हम वैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, नो इंटरव्यू इज अ टेस्ट, ऑल पेपर्स आर इंटरव्यू, डायग्राम से भी कर लो। ये आपके पेपर है, ये आपके इंटरव्यूज हैं, ये पेपर है, ये इंटरव्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू एग्जाम्स आर पेपर्स, तो कुछ एग्जाम्स पेपर बनेंगे, तो ये आपके एग्जाम्स हैं। एंड ओनली अ फ्यू टेस्ट आर एग्जाम्स, तो टेस्ट मेरा कहीं भी हो सकता है। टेस्ट के लिए लेट्स यूज सम डिफरेंट कलर,
तो टेस्ट मेरा यहाँ भी हो सकता है, टेस्ट यहाँ भी हो सकता है, टेस्ट यहाँ भी हो सकता है टेस्ट इन सबके ऊपर बन जाए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, जो व्हाइट कलर है वो टेस्ट है। अब अपन इसको कॉन्ट्रा, नो इंटरव्यू इज अ टेस्ट, नो इंटरव्यू इज अ टेस्ट, ये पॉसिबिलिटी तो है। तो नो इंटरव्यू बीइंग टेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ डायग्राम नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इंटरव्यू में ये वाला है और टेस्ट अपना ये अलग अलग बन गए, पॉसिबिलिटी होता तो सेटिस्फाई कर जाता। लेकिन कंक्लूजन में हम कौन सा डायग्राम यूज करेंगे, या तो ये यूज करूंगा, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो डायग्राम नंबर 2, 3 एंड 4 मेरे इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मेरे पास तीन तीन कॉन्ट्राडिक्टरी, मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ एक भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो तो भी वो कंक्लूजन नहीं हो सकता, यहाँ पे तो तीन तीन कॉन्ट्राडिक्शंस है, तो ये कंक्लूजन नहीं है, तो वैसे भी ये एलिमिनेट हो गया। तो सेकेंड वन इज नॉट अ कंक्लूजन, so the answer is none follows. Neither one nor two follows. क्लियर है? कोई भी दिक्कत किसी को भी, जरा सी भी, ठीक है? कुछ भी दिक्कत है, प्लीज वॉच दी प्रीवियस स्लाइड, वॉच दिस स्लाइड, ठीक है? क्योंकि अपने को ये क्यों समझ रहे हैं अपन सारी चीजें, क्योंकि ये सारे वर्ड्स अपने सेट में यूज हो सकते हैं जब अपन पजल सॉल्व कर रहे होंगे या वेन डायग्राम बना रहे होंगे एक्चुअल कैट एग्जाम में। जब भी एक्चुअल कैट एग्जाम में अपन इस सेट की चीज वर्ड से डील करते हैं तो हमें क्लिक ही नहीं होता कि क्या होना चाहिए, तो वो ये डायग्राम्स अपने को क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को भी? नेक्स्ट, सम स्पोर्ट्समैन स्मोक। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, बस ये देखना है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों रिलेटेड है या नहीं। सम स्पोर्ट्समैन स्मोक, दोज हु स्मोक आर पनिश्ड। अब इस टाइप के स्टेटमेंट्स, दोज हु स्मोक आर पनिश्ड, इसका मतलब क्या होता है ये समझने के लिए ये स्टेटमेंट यूज किया मैंने। इसका मतलब कुछ नहीं होता ऑल, क्योंकि आप ऐसे समझो, दोज हु स्मोक, जो भी स्मोक करेगा विल बी पनिश, मतलब ऑल स्मोकर्स आर पनिश्ड, सब पे अप्लाई हो रहा है, कोई भी स्मोक करेगा विल बी पनिश्ड, मतलब इट अप्लाइज टू ऑल। ऑल मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ऑल स्मोक आर पनिश्ड, ऐसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट, सम हु आर पनिश्ड आर नॉट स्पोर्ट्समैन। अगेन यहाँ पे नॉट आ गया, तो ये तो हम वैसे ही नहीं बोल सकते, क्योंकि पहला पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो अगर होगा भी तो पॉजिटिव होगा, बिना डायग्राम बनाए भी हम ये चीज बोल सकते हैं बाय जस्ट स्मेलिंग एसेंस ऑफ और फीलिंग द एसेंस ऑफ द स्टेटमेंट। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। नो इंडियंस वीप, सम हु वीप आर कार्ड्स, सम हु वीप आर कार्ड्स, सम वीप आर कार्ड्स ऐसे सोच सकते हैं। सम कॉर्ड्स आर नॉट इंडियंस, तो नो प्लस सम सम नॉट होता है, बिल्कुल अपन ड्रॉ करके देख सकते हैं। नो इंडियंस वी, दिस इज इंडियन, दिस इज वी, दिस इज इंडियन, दिस इज वी। अब क्या दे रखा है, सम हु वीप आर कॉर्ड्स, तो इसमें कॉवर्ड्स यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, बट कॉवर्ड्स का कुछ रीजन इसके साथ कॉमन होगा वीप के साथ। और सम कॉवर्ड्स आर नॉट इंडियंस, तो कुछ कॉवर्ड्स ऐसे होंगे, ये वाला जो पोर्शन है जो वीप के साथ कॉमन आएगा, जो भी वीप के साथ कॉमन आएगा उसमें कभी भी इंडियन एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन और वीप अलग अलग सेट है। तो सम कॉवर्ड्स हु आर नॉट, सम कॉवर्ड्स आर नॉट इंडियंस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉवर्ड्स का कुछ ना कुछ रीजन, मान लो ये ऐसे भी बन गया, तो ये वाले रीजन में कभी भी इंडियन नहीं आ सकते। तो कोई सा भी डायग्राम हो, ये बात हर एक डायग्राम में सेटिस्फाई हो रही है, इसको मैं कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, तो ये वाला स्टेटमेंट बी क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट, ऑल हॉर्सेज आर वाइट, वाइट थिंग्स शाइन। अब जैसे ही लिखा वाइट थिंग्स शाइन, मतलब ये बोला हुआ है ऑल वाइट आर शाइन, तो all horses are white, these are your horses, these are your white, all white things shine, तो all white are shine। अब क्या दिया हुआ है, some shining things are not horses, इस बात को मैं गलत प्रूव कर सकता हूं, कैसे, अगर मैं ये डायग्राम बना लूं, हॉर्स इज इक्वल टू वाइट इज इक्वल टू शाइन, तो इसमें सम नॉट वाला रीजन तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, तो सी आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं है। अब डी देखते हैं, ऑल चिल्ड्रंस आर वल्नरेबल, these are your children, these are your vulnerable, all vulnerable need care, this is your care, some children need care,
बिल्कुल सही बात है, इसमें सम तो सेटिस्फाई कर ही रहा है और कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं है जो इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर पाए। तो डी इज ऑल्सो ट्रू, सो द आंसर इज बी एंड डी। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। पहले तो कहीं पे ऑल और सम यूज नहीं किया तो वो समझना है कि यहाँ पे ऑल और सम है। कैसे? मोस्ट, एटलीस्ट, एटमोस्ट, सम, फ्यू, ऑफ फ्यू, ये सब सम को डिनोट करता है। ओनली अ फ्यू में क्या है, अपने को ध्यान रखना, ओनली अ फ्यू सम से थोड़ा सा अलग है। आंसर सम वाले सेंस से ही आ सकते हैं बट थोड़ा सा अलग, इफ यू आर ड्राइंग द डायग्राम। कंक्लूजन को चैलेंज करना है, पॉसिबिलिटी को सेटिस्फाई करना है, एंड दिस इज द होल लर्निंग फ्रॉम दिस सेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव लर्न, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अगर है तो उनसे कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो उनसे डेफिनेटली नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये अपने को ध्यान रखना, नेचर चेंज नहीं होगा। So this is all about Tick Cross. With this, I would like to take your leave. Have a nice day. Keep liking, sharing, and subscribing. And please let us know in the comment box that what all doubts you have or what all sessions you need so that we can help you with more such sessions on logical reasoning. All the best. Have a nice day.